नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पाठशाला पर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत रसायन से ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आंकिक प्रश्न भी किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आज की क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप बिल्कुल अंत तक क्लास में बने रहेंगे। यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप यहां से आने वाले आंकिक प्रश्नों या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही सही हल कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक पूछा जा रहा है। सेल स्थिरांक क्या होता है? तो सेल स्थिरांक, ध्यान देंगे, यहां पर सेल स्थिरांक पूछा गया बाबू। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा में इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि बीच की दूरी को L कहेंगे और क्षेत्रफल को A कहेंगे। तो यहां पर पूछा गया सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक बराबर होगा L बटा A। सही ऑप्शन क्या होगा? L बटा A। याद रखेंगे, यह जो है आंकिक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दे दिया जाए और क्षेत्रफल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि सेल स्थिरांक बतलाइए। तो सेल स्थिरांक के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? L बटा A। सही ऑप्शन यहां होगा A। सेल ZnSO4 CuSO4 का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड कौन होगा? देखिए यहां पर दिया गया है ZnSO4, फिर दो खड़ी लाइनें खींच दी गई है CuSO4 यहां पर जो दो खड़ी लाइनें हैं, ये जो है साल्ट ब्रिज को दिखा रहा है। यहां आप देख रहे हैं इस साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं और इसे हम कहेंगे सेल का राइट साइड। दो भाग में बांट लिया हमने, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में दिखाया जा रहा है Zn खड़ी लाइन है, ZnSO4, इसका मतलब Zn धातु है जो कि ZnSO4 विलयन में डाला गया है और यहां CuSO4 विलयन में Cu डाला गया है। आपको याद रखना होगा LOAN, एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखेंगे। L का मतलब होगा लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में जो रखा गया है अर्ध सेल, उस पर क्या होगा? O से ऑक्सीकरण, L से हुआ लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन होगा, A से एनोड और N से निगेटिव, यानी लेफ्ट वाले पर ऑक्सीकरण होता है, इसे हम एनोड कहेंगे और यह ऋण आवेशित होता है, निगेटिव होता है। आपसे क्या पूछा गया? कैथोड कौन है? इसमें से कैथोड कौन है? लेफ्ट वाला भाग कैथोड कहलाएगा या राइट वाला? लेफ्ट वाले को क्या कह रहे हैं बेटा? एनोड कह रहे हैं। तो कैथोड कौन होगा? राइट वाला। यानी कैथोड में हम किसे लिखेंगे? यहां पर कॉपर को, Cu कहलाएगा कैथोड। कॉपर जो है कैथोड, एनोड और कैथोड, यहां पर ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। आपसे पूछा गया कैथोड कौन है, सही ऑप्शन क्या होगा? Cu। आपको ट्रिक याद रखना होगा, LOAN। लेफ्ट पर ऑक्सीकरण होगा, एनोड कहलाता है, निगेटिव होगा। तो इसका अपोजिट कर देंगे राइट वाले पर। जब लेफ्ट पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो राइट वाले पर अवकरण हो जाएगा। या एनोड है तो राइट वाला कैथोड हो जाएगा, या निगेटिव है तो राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए सही विकल्प यहां पर कॉपर हुआ। 96,500 कूलाम की विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करेगा। CuSO4 के विलयन से मुक्त करेगा, सभी में दिया तांबा मुक्त करेगा। कितना तांबा मुक्त करेगा? कितना तांबा मुक्त करेगा? तो तांबा की मात्रा M बराबर
Q गुणे E बटा में F, Q गुणे E बटा में F। Q क्या है वो आवेश है, Q क्या है आवेश है। E दिया गया, E क्या है तुल्यांकी भार है, E जो है तुल्यांकी भार है, और F फैराड स्थिरांक है। फैराड स्थिरांक का मान कितना होता है 96,500। इस प्रश्न में आवेश दिया गया है 96,500, 96,500 गुणे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु भार बटा में संयोजकता, परमाणु भार बटा में संयोजकता हो जाएगा, और ये फिर 96,500। तो 96,500 से 96,500 कैंसिल हो जाएगा, बच गया परमाणु भार बटे संयोजकता। तो यहां पर CuSO4 के विलयन से कितना तांबा मुक्त करेगा, तो तांबे का परमाणु भार कितना होगा, तांबे का परमाणु भार होता है 63.5, और तांबे की संयोजकता होती है 2। 63.5 को 2 से भाग करेंगे, 63.5 को 2 से भाग किया जाएगा, 2 3 6, फिर 3 आया, 2 1 कम 2, 1 5 बचा, 2 7 14, 2 5 10, 31.75। यहां 31.76 ग्राम लिखा गया है, यानी लगभग 31.76 ग्राम। हम लोग कैलकुलेट किए कितना आया 31.75 आया। सही विकल्प क्या करेंगे बी करेंगे, 31.75 होना चाहिए। 31.75 नहीं दिया, 31.76 दिया, इसको हम लगभग में सही कर लेंगे। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। लोहे में जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहे में जंग न लगने पाए इससे रोकने के लिए इनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रख करके, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहां सही विकल्प ए होगा। हम लोहे का कैथोडीकरण कर देते हैं, लोहे का कैथोडीकरण कर देते हैं, लोहे को कैथोड बना देते हैं, और लोहे को कैथोड बना देने से, लोहे को कैथोड बना दिया जाएगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा। विकल्प ए सही होगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। कोई सेल अभिक्रिया है साम्यावस्था पर, ध्यान देंगे साम्यावस्था पर, और साम्यावस्था पर EMF क्या होगा 0 होता है। यहां सही ऑप्शन बी होगा। कितना हो जाएगा 0 होगा, याद रखेंगे 0 होगा। Zn2 प्लस दिया गया है, Zn ठोस अवस्था में है, Zn2 प्लस का विलयन है यहां पर Cu2 प्लस Cu सॉलिड, ये दिया गया। पूछा जा रहा है यह किस तरह का सेल है, वेस्टर्न सेल है, डेनियल सेल है, कैलोमल सेल है, या मानक सेल है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, डेनियल सेल है। इसे क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहेंगे, या गैल्वेनिक सेल है, या डेनियल सेल कह सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक या धनात्मक या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल के लिए, कुछ देर पहले पढ़ा था हमने LOAN। एनोड की बात हो रही है। एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड में। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ये कैसा होता है, ऋण आवेशित, निगेटिव, N फॉर निगेटिव। यहां सही विकल्प क्या होगा, ए सही ऑप्शन है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रोड। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होती है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होती है, तो एक फैराडे जो होता है, एक फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96,500, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। सही विकल्प यहां क्या होगा बेटा, बी सही ऑप्शन है। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचालकता का सही क्रम क्या है। कहां पूछा जा रहा है, अनंत तनुता पर। ध्यान देंगे अनंत तनुता पर, अनंत
तनुता पर क्या पूछा जा रहा है, चालकता। अनंत तनुता पर चालकता जो है, चालकता आयन की गतिशीलता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आयन की गतिशीलता पर। अनंत तनुता पर चालकता आयनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यहां पर LiCl, NaCl और KCl दिया गया है, तो यहां पर Li प्लस बनेगा, यहां Na प्लस होगा और यहां से K प्लस होगा। लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। सबसे ज्यादा जो है गतिशीलता इन तीनों में से किसका होगा, पोटेशियम आयन का होगा। इससे कम सोडियम आयन का होगा और इससे भी कम लिथियम आयन का होगा। तो यहां पर सबसे अधिक चालकता किसकी होगी, KCl की। इससे कम होगी NaCl की और सबसे कम हो जाएगी LiCl की। KCl, इसके बाद NaCl और सबसे कम LiCl। कौन सा विकल्प सही होगा, बी सही है बेटा। KCl, उससे कम NaCl और उससे भी कम LiCl। सही ऑप्शन यहां पर बी है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या है। सोडियम फ्लोराइड की बात हो रही है। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का अगर विद्युत विच्छेदन करेंगे तो याद रखिएगा कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का अगर विद्युत विच्छेदन किया जाए, जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाए तो सोडियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है, बल्कि जल का जल अपघटन होने लगता है। जल अपघटित होगा यहां पर, और जल अपघटित होगा तो धनोद पर ऑक्सीजन और ऋणोद पर हाइड्रोजन प्राप्त होगा। यहां सही विकल्प क्या है, धनोद पर ऑक्सीजन और ऋणोद पर हाइड्रोजन। सही ऑप्शन डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही ऑप्शन है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, धनायन की परमाणु संख्या से नहीं, धनायन की परमाणु संख्या से नहीं है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। हाँ ये सही है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही ऑप्शन है। 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ है, इसको Al बनाना है तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तब जाकर के एल्यूमिनियम बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्यूमिनियम बनेगा। तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। तो यहां पर चूंकि 3 मोल हैं तो आवेश कितना हो जाएगा, 3 गुणे 96,500 कूलाम। 3 गुणे 96,500 कूलाम। 3 को 96,500 से गुणा करेंगे, 3 में 0 का 0, 3 में 0 का 0, 3 में 5 का 15, 15 को 1 हासिल हो जाएगा 1, 6 18, 18 1 19 को 9 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 1 28। कितना हो गया, विकल्प देखेंगे तो यहां पर आ गया 2.895 गुणे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट अंदर हम दशमलव को ले जा रहे हैं। कितना, 1 2 3 4 5, 2.895 गुणे 10 का घात 5 कूलाम। कितना आवेश की आवश्यकता होगी, 2.895 गुणे 10 का घात 5। यहां पर 2.895 गुणे 10 का घात 5 कूलाम होना चाहिए। देखिए 2.895 कहीं नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं लगभग 3.0 गुणे 10 का घात 5, लगभग 3 इसको 2.895 को लिख सकते हैं लगभग 3 गुणे 10 का घात 5 कूलाम। या तो विकल्प में 2.895 रहना चाहिए, अगर नहीं है तो हम 3 को सही कर सकते हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा यहां पर, ए सही ऑप्शन है।
ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है? तो अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? जिसका ऋणात्मक अपचयन विभव जितना ही ज्यादा होगा, माइनस में अपचयन विभव जितना ही ज्यादा होगा, उसकी अपचयन शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो ए के लिए दिया गया है +0.68 वोल्ट, बी के लिए -2.50 वोल्ट, सी के लिए ये दिया गया है। तो माइनस में सबसे ज्यादा किसका है? बी का है। इससे कम किसका है? सी का है। और सबसे कम ए का है। माइनस में जो सबसे ज्यादा रहेगा, तो माइनस में सबसे ज्यादा बी है, उससे कम सी है और सबसे कम माइनस में है, क्योंकि धनात्मक है तो माइनस में सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा अपचयन शक्ति बी का, उससे कम सी का और सबसे कम ए का, यानी सही ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा बी का, उससे कम सी का, सबसे कम ए का। सही विकल्प डी है बेटा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली आक्सीकारक पदार्थ है? आपको बतलाना है यहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है आक्सीकारक में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ये सभी किस तरह के तत्व हैं? हैलोजन अर्थात वर्ग 17 के तत्व हैं। और वर्ग 17 के तत्वों की जो आक्सीकारक क्षमता होती है, इसमें सबसे ज्यादा आक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन की, उससे कम होती है क्लोरीन की, उससे भी कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की होती है। तो यहां सबसे ज्यादा आक्सीकारक यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली आक्सीकारक पदार्थ कौन होगा? फ्लोरीन होगा। सही ऑप्शन क्या है बेटा? ए सही ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सके। एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित कर लें और दोबारा उन्हें प्रयोग में लाया जा सके, उस तरह के सेलों को द्वितीयक सेल कहते हैं। तो यहां द्वितीयक सेल कौन है? यहां पहला दिया गया लेक्लांसे सेल, यह जो है प्राथमिक सेल है। किस तरह का सेल है? प्राथमिक सेल है। लेड स्टोरेज सेल यह द्वितीयक सेल होगा। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? यहां पर बी सही ऑप्शन है, लेड स्टोरेज सेल। चलिए आगे देखेंगे। तनु H2SO4 के वैद्युत अपघट्य करने पर एनोड पर क्या मुक्त होता है? तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करेंगे तो यहां पर पानी का अपघटन होगा। किसका अपघटन होगा? पानी का अपघटन होगा। और पानी का अपघटन होगा तो एनोड पर क्या मुक्त होगा? एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन। कैथोड पर कहा जाता तो हाइड्रोजन लिखते। यहां पूछा गया एनोड पर क्या मुक्त होगा? सही ऑप्शन आपका होगा बेटा डी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के जलीय विलयन से 9.65 एम्पियर विद्युत धारा गुजारने पर एल्यूमिनियम के 1 मिली मोल को जमा करने में आवश्यक समय कितना होगा? एल्यूमिनियम, ध्यान देंगे बाबू, एल्यूमिनियम का 1 मोल बनाने के लिए Al3+, एल्यूमिनियम पर आवेश 3+ होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तब जाकर के एल्यूमिनियम बनेगा। एल्यूमिनियम बनेगा। यानी 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आपसे पूछा जाए कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो हम कहेंगे 3 फैराड आवेश की आवश्यकता पड़ रही है। और यहां पर कहा जा रहा है कि 1 मिली मोल, जब 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराड की आवश्यकता पड़ रही है तो 1 मिली मोल एल्यूमिनियम के लिए 1 मिली मोल एल्यूमिनियम के लिए कितनी आवश्यकता होगी? तो 3 गुणे 10 का घात -3 फैराड। 3 गुणे मिली शब्द लग गया तो 10 का घात -3 लग जाएगा। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे इसके लिए 3 गुणे 10 का -3 और फैराड में कितना होता है? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। कुल आवेश की आवश्यकता कितनी पड़ी? 3 गुणे 10 का घात 3 गुणे 96,500 कूलाम। यहां पर 9.65 एम्पियर की विद्युत धारा गुजारा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि आवश्यक समय क्या होगा। सूत्र होता है आवेश Q बराबर IT। आवेश Q बराबर IT।
तो यहाँ आवेश दिया गया है, आई भी दिया गया है, टी पूछा जा रहा है, तो टी बराबर यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा आई। क्यू अभी हमने यहां पर देखा 3 गुणे 10 का घात -3 गुणे 96,500 और आई कितना है 9.65 एम्पियर, 9.65 एम्पियर, 9.65। तो टी बराबर हम लिखेंगे 3 गुणे 10 का -3, ये जो 96,500 लिखा गया इसको हम लिख सकते हैं 9.65 गुणे 10 का घात 4 बटा में 9.65। 9.65 से 9.65 कैंसिल हो जाएगा, तो समय टी बराबर 3 गुणे 10 का घात -3 गुणे 10 का घात 4। 3 गुणे 10 का घात -3 है, 10 का घात 4 है, गुणा करने पर घात में घात जुटता है, तो ये हो जाएगा 10 अर्थात 30 सेकेंड। आंसर क्या होगा बेटा, 30 सेकेंड। कौन सा विकल्प सही होगा कमेंट बॉक्स में लिखे, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, ए सही होगा, 30 सेकेंड। यहां सही ऑप्शन क्या होगा, ए सही ऑप्शन है। फैराडे का विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, धनायन की परमाणु संख्या से, नहीं गलत है, ऋणायन की परमाणु संख्या से, यह भी गलत है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ये सही है, सी सही होगा। 18 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 18 के लिए सी सही ऑप्शन है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। गलित धातु लवण में 2 एम्पियर की धारा 5 घंटे तक प्रवाहित करने पर, 2 एम्पियर की धारा 5 घंटे तक प्रवाहित करने पर 22.2 ग्राम धातु, जिसका एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 177 है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहां देखेंगे धारा दिया जा रहा है, धारा कितना है 2 एम्पियर है, धारा कितना है बाबू 2 एम्पियर है, धारा दिया गया 2 एम्पियर। समय कितना है 5 घंटा, समय दिया जा रहा है 5 घंटा। 5 घंटा को अगर सेकेंड बनाना होगा तो 5 गुणे घंटा को सेकेंड बनाने के लिए 3600 से गुणा कर देते हैं। 3600 से अगर गुणा करेंगे तो 5 डबल 0 तो यहां रहेगा ही, 5 का 6 से गुणा होगा, 30 को 0 3 लिखेंगे, 5 का 3 से गुणा होगा, 15 3 18, ये हो गया समय सेकंड में, समय हो गया सेकंड में, धारा हो गया समय हो गया। यहां पर ध्यान देंगे गलित धातु लवण में 2 एम्पियर की धारा जो है 5 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। अब हम ज्ञात कर लेंगे आवेश, आवेश ज्ञात कर लेंगे, और आवेश Q बराबर होता है IT, आवेश Q बराबर IT, तो Q बराबर I कितना है 2 है, और T समय कितना दिया गया बेटा 18 पर 3 जीरो दे दिए गए हैं, गुणा करेंगे 36 पर 3 जीरो, आवेश हो गया 36,000 सेकेंड, आवेश हो गया 36,000 सेकेंड। अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 96,500 कूलाम होता है, तो 36,000 के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, मोल ज्ञात करेंगे। किसका मोल, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 36,000 को भाग करेंगे, 36,000 को भाग करेंगे कितना से 96,500 से, 36,000 को भाग करेंगे 96,500 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 360 बटा में 965, 360 बटा में 965 भाग करके देखेंगे 360 को 965 से, 360 को भाग करेंगे 965 से 0.373 आ गया, कितना आ गया 0.373, 0.373 क्या आया, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या आ गया। अब जो धातु है उस धातु के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, धातु के
मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो यहां ग्राम में द्रव्यमान कितना है 22.2 ग्राम, 22.2 ग्राम बटा में परमाणु द्रव्यमान कितना है 177। 22.2 को फिर हम 22.2 को भाग करेंगे, 22.2 को कितना से 177 से, 177 से कितना गया लगभग 1.25, लगभग 0.125 आ गया। धातु के मोलों की संख्या ज्ञात क्या करना है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर होगा, धातु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या अर्थात 0.373 बटा में धातु के मोलों की संख्या 0.125। इसे हम भाग करेंगे, भाग किया जाएगा 0.373 को भाग करना है कितना से 0.125 से, कितना आ गया 2.984, 2.984 ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, 2.984 आ गया यानी लगभग 3 के बराबर है। कितना है लगभग 3। तो सही ऑप्शन यहां क्या होगा बेटा सी होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया था, ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा, यहां सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है द्विसंयोजी वैद्युत अपघट्य की मोलर व आयनिक चालकताएं क्रमशः 53 तथा 73 हैं, विलयन की मोलर चालकता क्या होगी। तो विलयन की जो है मोलर चालकता ज्ञात करना है, विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना है, मोलर चालकता विलयन के लिए। तो यहां पर दिया गया अपघट्य की मोलर व आयनिक चालकताएं क्रमशः 53 व 73 है, सीधा सीधा हम यहां पर दोनों को जोड़ देंगे, 53 + 73 कितना हो जाएगा 126 हो गया। कहीं 126 ऑप्शन में दिया नहीं है, कितना दिया है 130 दिया है। तो अगर 53 और 73 रखते हैं तब तो 126 सही ऑप्शन होगा। अगर यहां पर हम करेक्शन करते हैं 53 को 57 बना देते हैं तो 57 में 73 अगर जोड़ेंगे तब जाकर के 130 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ए सही होगा। कब, अगर यहां 53 की जगह पर 57 करते हैं तब। KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग साल्ट ब्रिज बनाने में क्यों किया जाता है। क्या कारण है कि KNO3 ही प्रयोग करते हैं साल्ट ब्रिज के लिए। तो KNO3 से K+ आयन और NO3- आयन बनते हैं, NO3- आयन और K+ आयन बनते हैं और इन दोनों का वेग जो है लगभग समान पाया जाता है, इन दोनों का वेग लगभग समान होता है। यही कारण है कि इन्हें साल्ट ब्रिज में प्रयोग करते हैं, साल्ट ब्रिज में प्रयोग करते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा, K+ का वेग अधिक, ये गलत है। NO3- का वेग K+ अधिक, ये भी गलत है। NO3- तथा K+ होगा, माइनस नहीं, K+ के वेग लगभग समान होते हैं। सही ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा बेटा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी सही ऑप्शन है। NO3- और K+ के वेग लगभग समान होते हैं, यही कारण है कि इनका प्रयोग साल्ट ब्रिज बनाने में किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, तो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। विद्युत रासायनिक डेनियल सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की प्रवाहित होते हैं, गलत बात है। धारा जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रवाहित होती है, यह भी गलत है। धनायन कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, सही है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा, सी सही ऑप्शन होगा। विद्युत रासायनिक डेनियल सेल में क्या होगा,
धनायन जो है कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। सही ऑप्शन यहां सी होगा बेटा। चलिए आगे देखेंगे। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयन से किया जा रहा है। Z2 प्लस आयन H2 अभिक्रिया सेल में होती है। H2SO4 को कैथोड भाग में मिलाने पर क्या होगा? अगर इस अभिक्रिया में हम कैथोड भाग पर H2SO4 को मिला दें, कैथोड भाग पर H2SO4 को मिला दिया जाए तो H प्लस आयन की संख्या में वृद्धि होगी, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। और H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने के वजह से इसका जो है EMF भी बढ़ेगा, EMF भी बढ़ेगा। अर्थात EMF क्यों बढ़ रहा है? किस नियम से? नर्नस्ट समीकरण होता है। नर्नस्ट समीकरण में आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी EMF बढ़ेगा। सही ऑप्शन क्या होगा? E कम होगा तथा साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा। गलत है। क्या हमने पढ़ा है? बढ़ेगा। E सेल जो है क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। E कम होगा, साम्य बाईं ओर होगा। E बढ़ेगा तथा साम्य बाईं ओर विस्थापित होगा। तो यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी सही है। E बढ़ेगा तथा साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा। सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी। सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन होगा कि E बढ़ेगा और साम्य दाईं ओर स्थापित हो जाएगा। कौन सा नियम लगाया गया? नर्नस्ट समीकरण के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। स्वतः अभिक्रिया में डेल्टा जी साम्य स्थिरांक के और ई नॉट सेल क्रमशः क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो स्वतः अभिक्रियाओं में जो गिब्स ऊर्जा दी गई है डेल्टा जी जो है इसका मान 0 से छोटा होता है। क्या होगा? 0 से कम होता है। 0 से कम होने का मतलब कि ये निगेटिव हो जाएगा। 0 से कम यानी कि निगेटिव। साम्य स्थिरांक के का मान जो है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल क्या होगा? 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी निगेटिव होगा, के 1 से अधिक होगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा सही होगा। तो डेल्टा जी क्या हुआ? निगेटिव हुआ। के क्या हुआ? तो के जो है 1 से बड़ा हो गया। और ई नॉट क्या हुआ? ये हो गया बेटा पॉजिटिव। निगेटिव 1 से बड़ा पॉजिटिव, निगेटिव 1 से बड़ा पॉजिटिव। सही ऑप्शन यहां पर होगा ए। करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। आगे देखिए। निम्नलिखित में किस जलीय विलयन की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है? 0.1 m एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल, डाई फ्लोरोएसिटिक अम्ल। यहां पर सही ऑप्शन होगा डाई फ्लोरोएसिटिक अम्ल। डाई फ्लोरोएसिटिक अम्ल सही ऑप्शन होगा। सौर सेल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं? सौर सेल के निर्माण में अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या जमा होगा? सोडियम क्लोराइड का अपघटन होगा तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन उत्पन्न होंगे। तो कैथोड पर क्या जाएगा? कैथोड पर सोडियम पहुंच जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाएंगे। आगे देखेंगे। अनंत तनुता पर LiCl, NaCl तथा KCl की तुल्यांक चालकता का क्रम क्या है? ज्ञात करना है हमें यहां तुल्यांक चालकता। क्या ज्ञात करना बेटा? तुल्यांक चालकता ज्ञात करना है। किसकी तुल्यांक चालकता अधिक होगी? तो जिसके आयन की गतिशीलता अधिक होगी उसी की तुल्यांक चालकता अधिक होगी। यहां पर जो है लिथियम आयन होगा, इसमें सोडियम आयन होगा, यहां पोटेशियम आयन होगा। सबसे ज्यादा गतिशीलता तीनों में से किसकी होगी? पोटेशियम आयन की गतिशीलता अधिक होती है,
उससे कम होती है सोडियम आयन की, उससे भी कम होती है लिथियम आयन की। सब जो है वर्ग एक में पाए जाएंगे तत्व रूप में। अब चूंकि K की अधिक है तो KCl की चालकता अधिक होगी, इससे कम NaCl की होगी, इससे कम LiCl की होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ध्यान देंगे, विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। KCl की सबसे ज्यादा चालकता होगी, उससे कम NaCl की होगी और सबसे कम LiCl की होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हमने क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 विद्युत रसायन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना बन रही है। तो आप इन सभी प्रश्नों को घर में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे ताकि आप यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएं, आपको कोई डाउट्स ना रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि उसका हम समाधान दे सके। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप अधिक से अधिक मेहनत करें ताकि आप एग्जाम में जाएं तो सब कुछ सही सही लिख करके आए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।